हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। आज हम क्लास 10th का जो टॉपिक है जल संसाधन, जो बोर्ड पैटर्न के अनुसार रखा गया है, उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। जल संसाधन के अंदर हमने जल का जो परिचय होता है उसके बारे में हमने पढ़ा था। फिर हमने महत्वपूर्ण जो नदी घाटी परियोजना थी उसके बारे में अध्ययन किया, जिनमें से हमने पिछले वीडियो था उसके अंदर इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर मानी गई उसके बारे में पढ़ा गया। और हमने ये भी देखा कि इस नहर के बारे में हमें जो प्रेरणा है वो गंगनेर से मिली थी। किस नहर से मिली थी? गंगनेर से मिली थी। और उसके बाद हमने माई बजाज सागर बांध जो परियोजना है उसके बारे में भी अध्ययन किया था कि माही बजाज सागर जो बांध परियोजना है किस तरह आदिवासियों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना के रूप में उभर कर सामने आई, वो भी हमने देखा। हमारा जो ये टॉपिक है बच्चों, जो जल संसाधन है, वो विभिन्न प्रकार के परियोजनाओं से जुड़ा हुआ है, जो आपके फ्यूचर के अंदर अनेक प्रकार के जो एग्जाम फाइट करते हो उसके लिए भी बहुत ही लाभदायक है। और साथ में 10th बोर्ड के अंदर अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए भी ये जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है उन्हीं जल परियोजनाओं में से एक है बिसलपुर बांध परियोजना। बिसलपुर बांध परियोजना। और उसके बाद हम राजस्थान की जो लघु जो परियोजनाएं हैं जो बांधों के रूप में जल उपलब्ध करवाती हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है बिसलपुर परियोजना, जो बिसलपुर परियोजना है वो टोंक जिले के अंदर टोडा रायसिंह तहसील के अंदर बनाया हुआ है। टोंक जिले के अंदर टोडा रायसिंह तहसील के अंदर बनाया हुआ है। और इस बांध का निर्माण है वो विक्रराज चतुर्थ मतलब बिसल देव ने करवाया था। विक्रराज चतुर्थ किससे कहा गया? बिसल देव को कहा गया। उसने इस बांध का नाम बनाया था, इसीलिए उन्हीं के नाम पर से बिसलपुर परियोजना कहा गया। अभी बात समझे बच्चों? तो अब बिसलपुर परियोजना के प्रत्येक बिंदु का हम विश्लेषण के साथ अध्ययन करते हैं। यह बहुउद्देशीय जल परियोजना सिंचाई व पेयजल के लिए है। देखो, बिसलपुर परियोजना का मुख्य उद्देश्य एक ही है कि लोगों को पीने के लिए क्या मिले? जल मिले और सिंचाई के लिए भी जल उपलब्ध हो। इन दो उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ही इस बांध का निर्माण करवाया था। अब सिंचाई क्या है आपसे पूछ लें। सिंचाई तो वर्षा ऋतु के अतिरिक्त पौधों को कृत्रिम रूप से जल पिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सिंचाई। वापस, वर्षा ऋतु के अतिरिक्त पौधों को कृत्रिम रूप से जल पिलाने की प्रक्रिया, उसे क्या कहते हैं? सिंचाई। तो याद रखना बच्चों, सिंचाई क्या है और सिंचाई की परिभाषा एक बार आपके 10th बोर्ड के अंदर पूछी जा चुकी है। दूसरा बिंदु, इस योजना में टोंक जिले में, कौन से जिले में? टोंक जिले में। याद रखना, बिसलपुर बांध कहाँ है? टोंक जिले में। टोडा रायसिंह कस्बा, टोडा रायसिंह कस्बा मतलब शहर के पास बिसलपुर में। गांव कौन सा है? बिसलपुर। स्थान पर बनास नदी पर बनाया गया है। तो याद रखना, पहला सवाल पॉइंट तो यही बनता है कि बिसलपुर बांध किस जिले में है? तो याद रखना, टोंक जिले में। किसमें? टोंक। यदि तहसील पूछे तो टोडा रायसिंह तहसील। गांव पूछे तो बिसलपुर। वहां पर यह बनाया गया, किस नदी के ऊपर बनाया गया है? बनास नदी पर। किस पर? बनास। तो टोंक जिले के टोडा रायसिंह तहसील के बिसलपुर गांव में बनास नदी के ऊपर बिसलपुर बांध बनाया गया है। यदि इसके अगले बिंदु की बात करें, इस बांध की जो लंबाई है वो 574 किलोमीटर है।
बिशनपुर बांध की जो लंबाई है वो कितने किलोमीटर है बच्चों? 574 किलोमीटर। कितनी? 574। और जो ऊंचाई है वो 39.5 मीटर है। कितनी है? 39.5 मीटर। तो आपसे पूछे बिशनपुर बांध की लंबाई कुल 574, ऊंचाई कुल 39.5 मीटर। अगला बिंदु, इस बांध के दाएं तथा बाएं किनारे से दो नहरें निकाली गई। दाएं और बाएं किनारों पर क्या निकाली गई? नहरें। और उन नहरों का उद्देश्य क्या है कि सिंचाई के लिए और पीने के लिए अलग अलग जगहों पर जल उपलब्ध करवाना। पीने के लिए और सिंचाई के लिए अलग अलग जगहों पर क्या उपलब्ध कराना? जल। इस योजना के माध्यम से सवाई माधोपुर जिले को सिंचाई, देखो इस योजना मतलब बिशनपुर परियोजना के माध्यम से सवाई माधोपुर जिले को जो जल उपलब्ध होता है बिशनपुर का, किसके लिए करता है वो प्रयोग? सिंचाई के लिए। सवाई माधोपुर के लिए जो जल उपलब्ध होगा वो किसके लिए होगा? सिंचाई के लिए होगा। जयपुर शहर और अजमेर शहर, जयपुर शहर और अजमेर शहर और अजमेर के अन्य क्षेत्र जैसे केकड़ी, सरवाड़, ब्यावर और रास्ते में आने वाले गांवों को, रास्ते में आने वाले गांव में जयपुर और अजमेर तक जो भी रास्ते में आते हैं गांव, उन सबको पेयजल आपूर्ति के लिए। और इन जयपुर, अजमेर, केकड़ी, ब्यावर इन सभी क्षेत्र के साथ जो रास्ते में जो भी गांव आते हैं उन सभी गांवों को बिशनपुर बांध से पीने के लिए जल उपलब्ध होता है। किसके लिए होता है? पीने के लिए। और सवाई माधोपुर में सिंचाई के लिए। किसके लिए? तथा टोंक जिले के 256 गांव, टोंक जिले के कितने गांव? 256 गांवों को सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराया जाता है। और टोंक जिले को भी सिंचाई हेतु 256 गांव को क्या मिलता है? जल सिंचाई के लिए उपलब्ध होता है। तो याद रखना, सवाई माधोपुर और टोंक जिले को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध होता है, जबकि जयपुर और अजमेर के अलावा जो अन्य गांव है जयपुर और अजमेर के रास्ते में आते हैं उन लोगों को पीने के लिए जल उपलब्ध करवाया गया है। किस बांध से? बिशनपुर बांध से। तो बिशनपुर बांध है वो विक्रमराज चतुर्थ द्वारा बिशनपुर गांव के अंदर बनास नदी के ऊपर बनाया गया है, जो टोंक जिले के टोडा रायसिंह तहसील में स्थित है। यह बात आपको याद रखनी है। फिर हमारे राजस्थान की अन्य लघु परियोजनाएं, अन्य लघु परियोजनाएं की मदद छोटी हैं लेकिन जल स्रोत और जीवनदायिनी पेयजल उपलब्ध के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई। झाकम परियोजना, जो झाकम परियोजना है वो झाकम नदी के ऊपर है। आपको मैंने बताया होगा जब हमने माही नदी पढ़ी थी, माही बजा सागर बांध, तो हमने देखा होगा तो माही नदी की सहायक नदियों के रूप में भी बहुत सारी नदियों के नाम हमने पढ़े। तो झाकम नदी है उसके ऊपर ये झाकम बांध बनाया है। झाकम नदी पर चित्तौड़गढ़ तथा उदयपुर और प्रतापगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों के विकास हेतु सिंचाई के लिए अनूपपुरा में झाकम बांध बनाया गया है। याद रखना, झाकम बांध है वो झाकम नदी के ऊपर बना हुआ है। किसके ऊपर बना हुआ है? झाकम नदी के ऊपर बना हुआ है। किन जिलों के लिए सुविधा उपलब्ध कराता है? पानी के लिए, सिंचाई के लिए किस जिलों को मिलता है? चित्तौड़गढ़ के लिए, उदयपुर के लिए और प्रताप, इन आदिवासी क्षेत्रों के लिए सिंचाई के लिए झाकम बांध से क्या मिलता है? जल उपलब्ध होता है। और ये झाकम बांध कहाँ बना हुआ? अनूपपुरा में बना हुआ। किसमें कहाँ पर बना हुआ? अनूपपुरा के अंदर झाकम बांध बना हुआ है, झाकम नदी के ऊपर बना हुआ है। इस बांध से 3 जिलों को पानी उपलब्ध होता है, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और प्रतापगढ़। और आदिवासी क्षेत्रों के अंदर जो सिंचाई की समस्या उत्पन्न हो रही थी वो इस बांध से क्या हो गई? दूर हो गई। तो इस बांध का मुख्य उद्देश्य यही था कि आदिवासियों के लिए जो सिंचाई जल को उपलब्ध कराना था, जो समस्या थी उसको दूर करना था। झाकम बांध से 13 किलोमीटर दूर, कितने किलोमीटर दूर? झाकम बांध से 13 किलोमीटर दूर नागरिक गांव में पिकअप से नहर प्रणाली का विकास किया। और झाकम बांध से कितना किलोमीटर दूर? 13 किलोमीटर एक कौन सी नहर निकाली गई? कौन से गांव से? नागरिक गांव में पिकअप नहर निकाली गई, जिससे अलग अलग जगहों से झाकम बांध का जो पानी है वो लोगों को पीने और सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाया गया। तो झाकम बांध झाकम नदी के ऊपर बना हुआ है, अनूपपुरा गांव में बना हुआ है। यह उदयपुर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के आदिवासी लोगों के सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाता है। अब दूसरी सोम, अंबा, कमला परियोजना। देखो ये नाम 3 है,
इस पे बहुत कुछ आता है। काफी बार आपसे सवाल पूछ लेता है सोम अम्बा कमला परियोजना किस नदी पर है? सोम नदी पर, अम्बा नदी पर, कमला नदी पर, या इनमें से कोई नहीं। काफी बार आ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेते हैं बच्चों। तो याद रखना सोम तो क्या है? नदी है। सोम तो क्या है? नदी है। अम्बा कमला क्या है? गांव है। अम्बा कमला नदी का नाम नहीं है, अम्बा कमला गांव का नाम है। याद रखना बच्चों, सोम तो नदी है, अम्बा और कमला क्या है? गांव का नाम। अब देखो, सोम नदी पर बांगड़ क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र का विकास हेतु कमला अम्बा गांव में बांध निर्माण कराया गया है। कमला अम्बा गांव के अंदर किसका निर्माण कराया गया है? बांध का निर्माण कराया गया है। तो याद रखना सोम नदी के ऊपर सोम अम्बा कमला बांध है, और किस गांव के अंदर है? कमला अम्बा गांव के अंदर है। और किस क्षेत्र को सुविधा देता है? बागड़ क्षेत्र को पीने के लिए, सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराया जाता है। और बागड़ क्षेत्र के अंदर देखा जाए तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ ये क्षेत्र अधिकतर आते हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ ये क्षेत्र आते हैं। इन क्षेत्रों को जल उपलब्ध कराने के लिए सोम अम्बा कमला परियोजना का निर्माण करवाया गया। इस परियोजना से डूंगरपुर जिले के आसपुर, डूंगरपुर जिले का आसपुर तथा उदयपुर के सलमपुर तहसील के गांवों को सिंचाई की सुविधा दी गई। और देखो, डूंगरपुर का कौन सा? आसपुर, और उदयपुर का सलुम्बर तहसील के जो गांव है उन लोगों को सोम अम्बा कमला परियोजना से सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाया गया। किसके लिए जल उपलब्ध करवाया गया? सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाया गया। अब हम अगली परियोजना की बात करते हैं, मेचा बांध। देखो बच्चों, मेचा बांध है वो कोठारी नदी के ऊपर है। कहाँ पर है? कोठारी नदी। और कोठारी नदी का यदि उद्गम स्थान देखें तो दिवेर की पहाड़ियां हैं मध्य प्रदेश। दिवेर की पहाड़ियां मध्य प्रदेश के अंदर हैं। और ये कोठारी नदी है वो भीलवाड़ा के अंदर आकर चंबल की सहायक नदी के रूप में बहती हैं, और वहां पर ही भीलवाड़ा के अंदर ही मेजा बांध का निर्माण करवाया गया। मेजा बांध भीलवाड़ा जिले की मांडलगढ़, भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ तहसील के कौन सा गांव? मेजा गांव। याद रखना जिला कौन सा है? भीलवाड़ा, और तहसील कौन सी है? मांडलगढ़, और गांव कौन सा है? मेजा गांव में कोठारी नदी पर सिंचाई के लिए मेजा बांध बनाया गया। और कोठारी नदी के ऊपर सिंचाई की सुविधा के लिए ही इसे मेजा बांध बनाया गया। तो आपसे क्या याद रखना है? जिला कौन सा है? भीलवाड़ा, तहसील मांडलगढ़, गांव मेजा, नदी कोठारी। नदी कौन सी हुई? कोठारी। उद्देश्य सिंचाई के लिए, ये याद रखना है। बस इतना ही पॉइंट है। मेजा बांध भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ तहसील के अंदर मेजा गांव में बनाया गया है, कोठारी नदी के ऊपर। इस बांध का उद्देश्य मुख्य रूप से सिंचाई के लिए भीलवाड़ा क्षेत्र के पानी उपलब्ध करवाना है। अगला, इस बांध से मत्स्य पालन और नहर प्रणाली का भी विकास किया। और इस बांध के अंदर क्या पाले जाते हैं? मछली भी पाली जाती है। और साथ में नहर प्रणाली का भी क्या किया गया? विकास, जिससे अलग अलग क्षेत्रों में जल की उपलब्ध करवाया जा सके। मत्स्य पालन, मत्स्य पालन के अंदर विश्व का सबसे बड़ा जो देश है वो है बच्चों चीन। विश्व के अंदर सबसे ज्यादा मछली पालन करने वाला जो देश है वो चीन है। और भारत के अंदर जो मछली पालन के बारे में आता है वो आता है आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे ज्यादा मछली पालन करने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। और विश्व में सबसे ज्यादा मछली पालने वाला जो देश है वो चीन है। कौन सा देश है? चीन। अगला देखो, सिद्धमुख परियोजना। कौन सी? सिद्धमुख परियोजना। इसमें देखते हैं व्यास और रावी। आपको पता ही है हिमालय से निकलने वाली 5 नदियों में से इन नदियों का भी नाम आता है, जैसे सिंधु, सतलज, चेनाब, रावी, व्यास। और ये सारी जो नदियां हैं
और झेलम। और इन सारी नदियों में से रावी और व्यास के अतिरिक्त जल का उपयोग गंगानगर तथा हनुमानगढ़ की नौहर बादरा तथा चूरू जिले के तारानगर व राजगढ़ तहसीलों में 33,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने के में इस परियोजना का विकास किया गया। देखो, सिंधमुख परियोजना का विकास दो नदियों के संगम पर किया गया। वो दो नदियां हैं व्यास और रावी। और इसका जो अतिरिक्त जल है उसको अन्य जिलों के राजस्थान के अंदर प्रयोग में आ सके, इसलिए सिंधमुख परियोजना का निर्माण किया गया। इसमें गंगानगर के और हनुमानगढ़ के नौहर बादरा और चूरू जिले के तारानगर और राजगढ़ तहसील की जो 33,000 जो हेक्टेयर भूमि है उनको सिंचित की जा सके, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सिंधमुख परियोजना का निर्माण कराया गया है। ठीक है, तो याद रखना, सिंधमुख परियोजना गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिलों के सिंचित भूमि का विकास करने के लिए इसका निर्माण हुआ है। और सिंधमुख परियोजना रावी और व्यास नदी के ऊपर स्थित है। नर्मदा परियोजना, अब देखो नर्मदा परियोजना नर्मदा नदी के ऊपर है। कहां पर है? नर्मदा। और नर्मदा नदी उद्गम स्थान से पूछा जाए तो वह अमरकंटक की पहाड़ियां। याद रखना, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान पूछा जाए तो अमरकंटक की पहाड़ियां हैं। और पर्वतमाला पूछी जाए तो वो है अपन की सीधी सी बात है विंध्याचल पर्वतमाला। विंध्याचल पर्वतमाला के अंदर अमरकंटक की पहाड़ियां मध्य प्रदेश के अंदर, वहां से ये नदी निकलती हैं। और गुजरात के अंदर इसके ऊपर सदा सरोवर बांध बनाया गया है। कौन सा बांध? सदा सरोवर बांध बनाया है। उस बांध से बाड़मेर और जालौर को पानी उपलब्ध होता है। बाड़मेर और जालौर को पानी उपलब्ध होता है। देखो, सदा सरोवर बांध के जल से बाड़मेर और जालौर को पीने के लिए जल की आपूर्ति की जाती है। सदा सरोवर बांध से लोगों को पीने के लिए पानी उपलब्ध करवाया जाता है। और सदा सरोवर जो बांध है वो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए नुकसानदेह बांधों में से एक है। और इससे प्रति जब ये बांध बना था तो काफी बार इसके ऊपर रोक के लिए जनता ने आवाज भी उठाई थी और दंगे भी हुए थे। याद रखना, नर्मदा जो परियोजना है वो एक महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है। अब है हमारी जवई बांध परियोजना। जवई बांध परियोजना या जवई बांध का जो निर्माण है बच्चों, यदि अपन इतिहास के आधार पर देखा जाए तो जोधपुर के राजा उमेर सिंह ने करवाया था। जवई बांध का निर्माण जोधपुर के राजा उमेर सिंह ने करवाया था। और उमेर सिंह का जो ससुराल था वो कहाँ था? पाली में था। कहाँ पर था? पाली में। और उन्होंने वहां की पानी की समस्या को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जवई नदी के ऊपर ये बांध बनाना शुरू करवाया था। लेकिन इस बांध को निर्माण बनने से पहले ही उमेर सिंह की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई। उसके बाद उसके पुत्र या उनके पुत्र ने इस बांध को पूरा करवाया। और आज ये जवई बांध है वो पाली और उनके क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोतों के रूप में उभर कर आने में प्राथमिकता प्राप्त की है। जवई बांध परियोजना, जवई बांध परियोजना के पहले पॉइंट देखते हैं। पश्चिमी राजस्थान में लूणी की सहायक नदी कौन सी है? जवई नदी पर एरिनपुर में पाली में बांध बनाया गया। याद रखना, जवई नदी किसकी सहायक नदी है? लूणी की। किसकी सहायक नदी है? लूणी की। उसके ऊपर कहाँ बांध बनाया गया? एरिनपुरा पाली। आपको पता है एरिनपुरा क्या है? 58-57 की क्रांति के समय ये एरिनपुरा एक सैनिक छावनी थी। क्या थी? सैनिक छावनी। 6 सैनिक छावनी थी राजस्थान के आसपास में, जो उनमें से एरिनपुरा एक ऐसी छावनी थी जहां पर मारो फिरंगी नारा लगाया गया। दिल्ली चलो मारो फिरंगी, इस तरह का नारा दिया गया था। और 58-57 की क्रांति के विकास में भी योगदान दिया गया था। तो एरिनपुरा 58-57 की क्रांति के समय में बहुत ही प्रचलित था। और इसी एरिनपुरा के अंदर कौन सा बांध बनाया गया? जवई बांध। कौन सा बांध? जवई बांध। जवई बांध से 176 किलोमीटर नहर निकालकर पाली और जालौर में सिंचाई की जाए। और जवई बांध से क्या 176 किलोमीटर, कितने किलोमीटर? 176 किलोमीटर नहर निकालकर पाली और जालौर में क्या की जा रही है? सिंचाई की, मतलब फसल का उत्पादन किया जा रहा है। अब अपनी पांचना बांध, देखो 5 नदियों के संगम पर बना, इसलिए इसे पांचना बांध कहा गया। याद रखना, 5 नदियों के संगम पर बनने का अर्थ क्या गया? पांचना बांध। और राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांधों में से एक है। राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी से बने बांधों में से एक है। करौली जिले के गुड़ला गांव, याद रखना पांचना बांध कहाँ है? करौली जिले में। कहां पर है? करौली जिले में
गुड़ला गांव, कौन सा गांव, गुड़ला गांव के समीप 5 नदियों जैसे कौन से, बरखेड़ा, भद्रावती, माची, भैसावट और अटा के संगम पर मिट्टी का बांध बनाया है। तो याद रखना, 5 का बांध कौन से जिले में, करौली में, कौन से गांव में, गुड़ला गांव में, कितने नदियों के संगम पर है, 5 नदी, कौन सी नदियां, बरखेड़ा, भद्रावती, माची, भैसावट और अटा। इन 5 नदियों के संगम पर मिट्टी का बांध बनाया गया है करौली के अंदर, किसके, करौली। और इस बांध से टोडा भीम, हिंडौन, गंगापुर के गांवों को सिंचित किया जाता है। और इसी बांध मतलब 5 का बांध से जो पानी आता है वो टोडा भीम, हिंडौन और गंगापुर के गांव, उनसे क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है। अब एक पॉइंट है, जल संग्रहण क्या है। तो याद रखना, किसी स्थान पर वर्षा जल को उचित प्रबंधन कर संग्रहण करना क्या कहलाता है, जल संग्रहण। वापस बोल रहा हूं, किसी स्थान पर वर्षा जल का उचित जल प्रबंधन कर संग्रहण करना क्या कहलाता है, जल संग्रहण। मतलब वर्षा का जल है किसी जगह पर इकट्ठा करना, वो क्या कहलाता है, जल संग्रहण। और आपको पता है स्वावलंबन जो परियोजना है वो इसी प्रकार के जल संग्रहण की योजना को रूप में चलाया गया है, क्योंकि मरु राजस्थान के अंदर जल की क्या है, कमी है। इसलिए वर्षा की प्रत्येक बूंद को इकट्ठा करके संग्रहण करके रखना जरूरी है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो फ्यूचर के अंदर इस जल की हमें बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होगी, लेकिन हम वो जल प्राप्त नहीं कर जाएंगे और जल की कमी के कारण ना तो फसलें होगी और ना पीने के लिए जल उपलब्ध होगा। अब जल संरक्षण क्या है। तो जल संरक्षण क्या है, तो इसकी परिभाषा है, जल का विवेकपूर्ण उपयोग करके उस पर खराब या समाप्त होने से बचाना। जल का विवेकपूर्ण उपयोग करके उसे समाप्त या खराब होने से बचाना, ये क्या कहलाता है, जल संग्रहण कहलाता है। क्या कहलाता है, जल संरक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है, जल संरक्षण कहलाता है। अब जल संरक्षण की परिभाषा के बाद जल संरक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। मानसून काल में अतिरिक्त जल को बांधों, तालाबों व झीलों अथवा छोटे स्रोतों में इकट्ठा करके शेष अवधि में प्रयोग में लिया जाता है। यदि मानसून काल में जब वर्षा होती है तो उसका बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है और ऐसे ही बहकर चला जाता है। यदि उसी जल को हम तालाबों, नाडी या झीलों में इकट्ठा करते हैं तो मानसून निकल जाने के बाद उस जल का हम पीने में, सिंचाई में तथा और बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं उसके अंदर हम प्रयोग में ला सकते हैं। इसलिए वर्षा जल को इन तालाबों, झीलों के अंदर इकट्ठा किया जाता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे सिंधिया के समय एक परियोजना चली थी, स्वावलंबन जल परियोजना, जिसका मुख्य उद्देश्य यही था कि वर्षा ऋतु का जो अतिरिक्त जल जो बहकर बर्बाद हो रहा है उसको इकट्ठा करके फ्यूचर में उसका उपयोग में लाया जा सके। अगला बिंदु, भारतीय संस्कृति में जल को अमृत के समान माना गया। भारतीय संस्कृति में जल को क्या माना गया, अमृत। क्यों जब प्यासे व्यक्ति को जल पिला दिया जाए तो उसकी जान बच सकती है। तो जल एक जान बचाने वाला इसका मतलब अमृत हुआ। क्या हुआ, अमृत। तो यदि प्यासे व्यक्ति को एक बूंद भी पानी मिलती है तो अमृत के समान होता है। इसलिए भारतीय संस्कृति में भी जल को अमृत के समान माना गया, जिसके प्रति संवेदनशील के कारण देश के शासकों, सेठ, साहूकार और स्थानीय नागरिकों ने गांवों तथा नगरों में कुएं, बावड़ी, तालाब तथा अन्य झीलों का निर्माण किया। और इसी बात को ध्यान रखते हुए, मतलब जल एक अमृत के समान है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए जिन क्षेत्रों के जो साहूकार थे, सेठ थे, राजा महाराजा थे, उन्होंने अलग अलग जगहों पर बावड़िया, नलकूपों, कुएं इस तरह का निर्माण करवाया। अगला, प्राचीन काल में भारत में जल संरक्षण के प्रति सद्भावनाएं थी। जल संरक्षण के प्रति क्या थी, सद्भावना। लोगों में उत्साह था कि जल का संरक्षण किया जाए, उनको बचाया जाए, उनको बर्बाद ना होने दी जाए। लेकिन आज ऐसी भावनाएं धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। इसी कारण भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में भी कुंड, कूप और नहरों के साक्ष्य मिले। और सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई की गई उस समय भी याकवे अंदर कुंड के, कूप के और नहरों के क्या मिले, अवशेष मिले। याद रखना कि किस सभ्यता के अंदर प्राचीन काल जल संरक्षण के अवशेष मिले, तो वो है सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर, जिसमें कुंड, कूप और नहरों का विकास या जाल देखने को मिला था। फिर अपन एक पुस्तक है कौटिल्य के अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, आपको पता ही है अर्थशास्त्र के जो जनक है वो कौन है, कौटिल्य है। कौन है, कौटिल्य। और कौटिल्य के अन्य नाम पूछे जाए तो विष्णुगुप्त और
विष्णुगुप्त और चाणक्य। विष्णुगुप्त और चाणक्य, और विष्णुगुप्त थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रधानमंत्री के रूप में पद पर थे, और उसी समय उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, वो नाम था अर्थशास्त्र, जिसमें वो आपके अर्थशास्त्र के माध्यम उनकी सेनाओं के बारे में, उसके व्यापार के बारे में और उसके प्रजामंडल के बारे में सारा विवरण दिया हुआ था। उनके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का गुजरात के पास इनका निर्माण करवाया था, और फिर बाद में इसका जीर्णोद्धार अशोक ने भी करवाया था। जीर्णोद्धार इसका किसने करवाया था? अशोक ने भी करवाया था। याद रखना, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपने प्रजा की भलाई को ध्यान रखते हुए किस चीज का निर्माण कराया था? सुदर्शन झील का। याद रखना, सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया। दक्षिणी भारत में चालुक्य शासक द्वारा विभिन्न एनीकट और बांधों का निर्माण करवाया। और दक्षिण भारत के अंदर भी देखें तो जो अलग अलग शासक थे, उन्होंने क्या बनाया? एनीकट, छोटे बांध और बड़े बांधों का क्या करवाया? निर्माण कराया, जिससे उन वर्षा के अतिरिक्त जो जल है उनको इकट्ठा करके वो अन्य क्रियाओं में प्रजा का उपयोग कर सके, सिंचाई में, पीने में। इसलिए इन राजाओं ने भी वहां पर बांध बनाए। राजस्थान में भी जल संरक्षण के लिए स्थानीय राजाओं द्वारा, साहूकारों द्वारा बावड़ी, झालड़ा, नाडी, कुएं, कुई तथा जोहड़ों का निर्माण करा। और राजस्थान के अंदर भी जल संरक्षण को ध्यान में रखते वहां के राजा थे, शेर थे, साहूकार थे, उन्होंने भी जल संरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के स्रोतों का निर्माण करवाया, जैसे बावड़ी है, झालरा है, नाडी है, कुएं है, कुई है और जोहड़ है। तो ये सब उन्होंने जल संरक्षण के लेकर। आपको मालूम है जल एक जीवनदायिनी तत्व है, इसलिए जल को बचाना चाहिए। जल है तो कल है, जल है तो वनस्पति है, जल है तो प्राणी है, जल है तो हम है। तो जल ही जीवन है, इसलिए कहा जाता है, क्योंकि जल नहीं है तो इस पृथ्वी के ऊपर कोई प्रकार का जीवन होना या पाया जाना संभव नहीं है। इसलिए बच्चों, आपको अधिक से अधिक जल का संग्रहण करना है और उनको बचाना है, क्योंकि यदि आप इस वक्त यदि जल का संग्रहण नहीं कर पाए तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं इस जल के लिए तरस जाएगी। जो अमृत तुल्य जो जल है वो समाप्त होने से आने वाली पीढ़ी भी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी, वनस्पति समाप्त हो जाएगी, कुल मिलाकर पूरी पृथ्वी का नाश हो जाएगा। इसलिए जल संरक्षण करना अनिवार्य। तो बच्चों, इस टॉपिक के अंदर हमने महत्वपूर्ण जल परियोजनाएं और जल संरक्षण के जो महत्वपूर्ण पहलू है, बिंदु हैं, उसके बारे में हमने अध्ययन किया और समझा कि कौन से शासकों ने क्या क्या निर्माण करवाए। और बच्चों, हमने जो जल परियोजनाएं पढ़ी, छोटी जल परियोजना, सोम, अम्बा, कमला परियोजना, सिद्धमुख परियोजना, पांचना परियोजना, उनका भी हमने विस्तार के साथ अध्ययन किया है। हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम राजस्थान के अंदर बनने वाली जो जल संरक्षण के लिए जो कुएं हैं, बावड़ी है, नलकूप है, इनका जो निर्माण किया गया उनका विश्लेषण के साथ अध्ययन करेंगे। थैंक यू।